नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर रामनगर से है। रामनगर से एक बेहद दुखद और साथ ही चिंताजनक खबर सामने आई है, जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सड़े डेढ़ा रेंज के साविंदा गांव में बाघ के हमले से 60 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है और साथ ही ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूट रहा है। वहीं वन विभाग और प्रशासन अलर्ट मोड पर है और साथ ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे गांव में इंसान और वन्य जीव संघर्ष एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है। आपको बता दें, सावंदे गांव की रहने वाली सुरखिया देवी, आपको बता दें, जो कि 60 वर्षीय थी, जो बुक्सा समुदाय की है और साथ ही जंगल में लकड़ी लेने गई थी। इसी दौरान घात लगाए बैठे बाघ ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें जंगल के भीतर घसीट ले गया। महिला की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग ने जंगल से महिला का शव बरामद किया है। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दी और साथ ही वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हमलावर बाघ को गोली मारने की मांग की गई है। इलाके में अतिरिक्त वन्य कर्मियों की तैनाती कर दी गई है और लगातार गश्त बढ़ा दी गई है। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं और साथ ही कैमरा, टैप और साथ ही ड्रोन से निगरानी की जा रही है। एसएसपी मंजूनाथ कुमार ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि जंगल की ओर अकेले ना जाए और साथ ही अपने और अपने परिवार वालों की रक्षा करें। देखिए, सावंदे पश्चिम में एक जनजाति की महिला अपने घर के पास लकड़ी बीनने के लिए गई थी अपने बेटी के साथ और जमाई के साथ। तो अचानक बाघ द्वारा उन पर जो है हमला कर दिया गया और बाघ उनको घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया। तो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं। लोगों ने बॉडी को सड़क पर रखकर यहाँ पे प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और बार बार मानव वन्य जीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का जीना दुर्भर हो गया है और हम लगातार मांग भी करते हैं शासन प्रशासन से कि मानव वन्य जीव संघर्ष को रोका जाए, लेकिन वो चीज़ें धरातल पर नहीं उतरती, जिसका आप देख रहे होंगे सुबह से यहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। बमुश्किल लोगों को समझाकर शांत करने का प्रयास प्रशासन कर रहा है और जो है हमारी भी मांग है कि अतिशीघ्र बाघ को पकड़ा जाए या उसको मारा जाए और जो मुआवजा, उचित मुआवजा है वो मुआवजा जो है पीड़ित परिवार को दिया जाए। खबर जसपुर से है, जहां क्षेत्र में अवैध नशे की बिक्री लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नशे की बिक्री वाली जगह पर आपस में नशे में धुत युवकों के बीच झगड़े होने लगे हैं और साथ ही हाल ही में ऐसी ही एक घटना का वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जसपुर के मोहल्ला नत्था सिंह वार्ड नंबर 2 में नशे की बिक्री के अड्डे पर कुछ युवकों के बीच जमकर कहासुनी और साथ ही मारपीट हो रही है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त है। वीडियो में यूपी के क्षेत्रों से आकर स्मैक की पुड़िया खरीदे हुए दिखाया जा रहा है और साथ ही स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस जगह लंबे समय से खुलेआम अवैध नशे की बिक्री हो रही है। कई बार शिकायतें करने के बावजूद ना तो पुलिस इस ओर कोई ध्यान रखती है और सख्त कार्रवाई की गई है और ना नशा बेचने वालों पर कोई प्रभावी रोक लगाई गई है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भारी रोष दिख रहा है। वहीं नगर के विधायक और पूर्व विधायक ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि अवैध नशे की बिक्री पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जाए और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। क्षेत्र में नियमित पुलिस गश्त बढ़ाई जाए ताकि युवा पीढ़ी को इस दलदल से बचाया जा सके। फिलहाल इस मामले में जसपुर कोतवाली ने बताया है कि आपको बता दें कि वीडियो का संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उन्होंने बड़े अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा है कैमरे के सामने कुछ भी हो सिम कहने से मना कर दिया है। अब यह देखने वाली बात होगी कि आखिर पुलिस और प्रशासन कब हरकत में आएगी, जिससे जनता को नशे के कारोबार से मुक्ति मिले। तो जाते हैं मोंडे बस भी निकलते हैं, आगे जाके मोड़ से हुई बिकती है। हाँ, तो लाइन में नहीं बिकती, इस वाली लाइन में आगे जाके बिकती है। स्मैक की वजह से सारा झगड़ा हो पा रहा है और कोई बात नहीं है। स्मैक ही बंद हो जाए ना तो झगड़ा ही नहीं होगा। इसके ऑडियो पहले भी उठाया था मगर यही लोग नहीं मानते हैं, तो क्या कर रहा है। वो वीडियो मेरे द्वारा भी देखा गया और उसमें साफ वो स्मैक की पुड़िया खोलते हुए दिखा रहे हैं और मोनू का नाम ले रहे हैं कि हमने उससे ली, क्योंकि ये बहुत ही निंदनीय काम है। और पुलिस प्रशासन हो या कोई सा भी प्रशासन हमारा या सरकार हो, इसकी तरफ उसे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो उड़ता पंजाब, मैं पहले से बोलता रहा हूँ कि हमारा क्षेत्र उड़ता पंजाब बन जाएगा, जो एक कहावत कभी पंजाब के लिए थी। और ये बहुत ही, क्योंकि अगर कल की ये घटना है, रात की घटना मुझे लग रही है, उसमें अगर रात की घटना के बाद अभी तक वो गिरफ्तारी नहीं हुई है तो मैं समझता हूँ कि इसके संज्ञान प्रशासन ने लिया है, तो इसका जिम्मेदार प्रशासन है। ये मेरा खुला मतलब प्रशासन पर आरोप है कि अगर वीडियो के बाद भी आप एक्शन नहीं ले रहे तो ये खुला चैलेंज है कि आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, क्योंकि प्रशासन हमारा ठंड में या तो ठंड मान गया
या कोई ना कोई और बात हो सकती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रशासन इनमें तुरंत एक्शन ले और उनकी गिरफ्तारी हो। जो लोग ऐसे स्मैकबाजी कर रहे हैं, और मोहल्ले के लोग, देखिए जो मोहल्ले के लोग निडर होकर प्रयास कर रहे हैं बेचारे कि भाई मेरे बीवी बच्चे रहते हैं, इस मोहल्ले को इससे बचाओ, तो ये मांग कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? प्रशासन से। वो चाहते हैं कि हम बढ़िया वातावरण में अपने बच्चों को रखें, लेकिन कुछ लोग इसमें लिप्त हैं। लेकिन मेरा चेतावनी है प्रशासन को, निवेदन तो नहीं करूँगा कि भाई आप इस पर कार्रवाई करिए, नहीं तो इसके दोषी आप भी होंगे। देखिए एसएसपी जिले में एक, उसने अपने अधिकारियों को कह दिया, उसने अधिकारी ने नीचे अधिकारियों को कह दिया। होता क्या है कि नीचे से रिपोर्ट फिर हो जाती पॉजिटिव, वो तो अपने फेवर की सब बात कहते चले जाते हैं। समीक्षा बैठक होती है, उसमें भी यही होता है। अगर किसी विभाग का फीडबैक लेना है तो आम नागरिक से लो कि तुम्हारा विभाग ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। पहले सीनियर सिटीजन की बैठक होती थी मोहल्लों में, न्याय पंचायतों पे, गांव में, आज कोई नहीं होती। अब वजह क्या है कि अपनी पीठ अपने आप थपथपानी हर विभाग को। अगर डीएम को तारीफ करानी है तो एजेंट से पूछेगा भाई पटवारी कानून को ठीक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ जी। ऐसे ही एसएसपी को चाहिए भाई कोतवाल से पूछेगा दरोगा ठीक काम कर रहे हैं, हाँ जी। मैं तो कह रहा हूँ आप क्षेत्र में निकले, जनता बताएगी ना कि काम हो रहा है नहीं हो रहा। और इसका प्रमाण है कि एक व्यक्ति वीडियो बना के डाल रहा है कि मेरे मोहल्ले में इसमें बिक रही, मोनू नाम का बेच रहा है। तो ये काम बताइए जो पुलिस को करना चाहिए, जो इतनी मोटी मोटी वेतन लेते हैं और एक आम नागरिक इसी जिम्मेदारी निभा रहा है। तो मैं तो उस बंदे को बधाई देता हूँ कि जो ये प्रयास कर रहा है कि इसमें एक बंद। भारत सरकार हो चाहे उत्तराखंड सरकार हो, उनकी लगातार कोशिश ये रही है कि जो ये नारकोटिक्स से रिलेटेड नशा है, केमिकल नशा, उस पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि हमारी भावी पीढ़ी से बर्बाद होती आ रही है। और इस पर काफ़ी कार्रवाई राष्ट्रीय स्तर पर भी और हमारे प्रादेशिक स्तर पर काफ़ी प्रभावी कार्रवाई हुई है। फिर भी ये भी सच्चाई है कि इस तरह का कारोबार शहर में और क्षेत्र में चल रहा है। अब ये वीडियो सामने आई है और मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारे पिकेट जो होती हैं पुलिस की, उसकी व्यवस्था हर मोहल्ले की है, और जो संबंधित वहाँ पर कांस्टेबल्स हैं या हमारे हवलदार हैं, उनको तत्परता के साथ उनको वहाँ पर लगाना चाहिए। और जिस समय ये कारोबार जो है पीक अपने चरम पर होता है शाम के वक्त, उस समय वहाँ पर पिकेट रहनी चाहिए। और जो हमारे क्रॉनिकल टाइप के लोग हो गए, बार बार जेल जाते हैं, बार बार जमानतें होती हैं, वो आइडेंटिफाइड है और प्रशासन को पता है, पुलिस प्रशासन फ़ोन करते हैं, उनके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है वो होनी चाहिए। सिर्फ नारकोटिक एक्ट के अंतर्गत ही नहीं, उससे आगे भी अगर कोई नहीं मानता तो उससे आगे भी प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। सब जिस प्रकार से पुलिस को अपनी कार्रवाई जरूर कर रही होगी। हो सकता है कि मौके की तलाश हो, या फिर समय होता यह है कि जब वहाँ कुछ कोई जो है ड्रग्स नहीं मिलती तो अपराधी जो है वो छूट जाता है। तो समय का भी इंतज़ार करती है पुलिस। ऐसा नहीं है कि एकदम वहाँ पहुँच जाए, पहुँचने से तत्काल तो कोई फ़ायदा होता नहीं, वहाँ जब कुछ मिलेगा नहीं तो वो तो पुलिस की कार्रवाई है। तो पुलिस की कार्रवाई प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। खबर रामनगर से है, जहां कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ढेला रेंज में बाघ के हमले से महिला की मौत के बाद से विभाग ने तत्परता दिखाते हुए मानव सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संबंधित बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने और साथ ही अथवा वहां पर रेस्क्यू करने की अनुमति दे दी गई है। शुक्रवार को सावलदे की उत्तरी पीठ और साथ ही प्लॉट संख्या 38 में बाघ ने हमला कर सुखिया देवी 55 वर्षीय को निवासी ग्राम साविलदे पश्चिमी बुक्सा समुदाय की महिला की मौत हो गई थी, जिससे घटना के बाद बाघ की लगातार मूवमेंट सामने आ रही थी और ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने कैमरा ट्रैप और साथ ही पीआईपी और ड्रोन के माध्यम से निगरानी तेज कर दी थी। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने और क्षेत्र में शांति बहाल करने की दिशा में अहम कदम है। संबंधित विभाग ने आश्वस्त किया है कि बाघ को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर दूसरी जगह पर छोड़ा जाएगा। महिला की जान गई है, ग्रामीणों में दहशत है। आपको बता दें, घटना के बाद से ही क्षेत्र में बाघ की लगातार सक्रियता बनी हुई है, जिससे ग्रामीणों में भय और आक्रोश दोनों का ही माहौल व्याप्त है। स्थानीय लोगों का कहना है विभाग को पहले से बाघ की मौजूदगी की जानकारी थी, इसके बावजूद समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। हालांकि अब विभाग ने बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने और साथ ही रेस्क्यू करने की अनुमति दे दी है।
खबर कानपुर नगर से है। बांग्लादेश में हुई हिंसा में 3 हिंदुओं की हत्या के विरोध में रविवार को कानपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन शिक्षाविद आशीष श्रीवास्तव के तत्वाधान में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सभा के दौरान उपस्थित लोगों ने मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रही घटनाओं पर कड़ा विरोध जताया है। और इस मौके पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाना भारतवर्ष के नागरिकों के लिए असहनीय है। उन्होंने कहा कि सत्ता परिवर्तन के बाद से वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिन पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। यह केवल एक देश का आंतरिक मामला नहीं बल्कि मानवाधिकारों से जुड़ा गंभीर विषय है। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में घटना की निंदा की है और वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और बांग्लादेश सरकार से राजनीतिक स्तर पर वार्ता कर दोषियों को सख्त सजा दिलाने की पहल करें। क्या कार्यक्रम है, किन लोगों को श्रद्धांजलि दी, क्या उद्देश्य है इसका? आज जो हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में रह रहे थे, उनको बड़ी ही क्रूरता के साथ वहाँ पे मार दिया गया। एक दीपू चंद दास जी को तो आपने वीडियो देखा होगा आप सभी लोगों ने, किस तरीके से विवशतापूर्वक जला के मारा गया है। ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है और ये एक संदेश वो लोग देना चाहते हैं कि हिंदू तुम क्या करोगे, हम तुम्हें इसी तरीके से मारेंगे। और इसका जवाब हम सभी हिंदू भाइयों को देना होगा। जो बांग्लादेश जिसको हमने आज़ाद किया, जिसको हमने बनाया, वो बांग्लादेश, वहाँ की सरकार चुप बैठी हुई है। जो हिंदुओं के दम पे बना, भाई आज आप कहते हैं भारत सेकुलर है, तो भारत सेकुलर क्यों है इसकी वजह आप जानते हैं? क्या आप बता सकते हैं कोई मुस्लिम कंट्री सेकुलर है? पाकिस्तान, ईरान कोई सेकुलर है? नहीं। भारत सेकुलर सिर्फ इसलिए वजह से है क्योंकि हिंदू सेकुलर है। हमारे हिंदू अगर सेकुलरिज्म जिस दिन छोड़ देंगे ना, उस दिन कोई सेकुलर बचेगा नहीं। हम लोग के धर्म में ये नहीं सिखाया जाता कि हम दूसरे को मार दें, दूसरे को काट दें। हमारा सनातन धर्म हमेशा सबके हितों के बारे में सोचता है, सबको प्रसन्न रखता है। वो ये नहीं कहता कि जो सनातन ना माने उसको मार दो। यही बांग्लादेश में हुआ। अब वक्त आ गया है कि हमारे हिंदुओं को जागना होगा। अभी तक हमारे हिंदू भाइयों ने कभी भी कोई भी ऐसी घटना आप बताइए जिसमें हिंदू भाई लोग सम्मिलित हों, जला के मार दिया हो, किसी ने भीड़ ने जला के मार दिया हो, ऐसी कोई घटना आज तक नहीं हुई है, पूरे विश्व में नहीं हुई है। आशीष जी, केंद्र सरकार से आपकी क्या मांग है? केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि वहाँ के प्रधानमंत्री से बात करें और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको तुरंत सजाए मौत। मैं ये चाहता हूँ हमारे मोदी जी बात करें उनसे, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी उनसे बात करें और अपने ही ढंग में बात करें, और वो करेंगे, वो कर रहे हैं। पूरी प्लानिंग चल रही है। हमारे मोदी जी पूरा प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से इन चीज़ों को दबाना है। जो बाहर हिंदुओं पे हो रहा है अत्याचार, उसको रोकना है, कम करना है। कानपुर में आज आप लोगों ने क्या कार्यक्रम? कानपुर में आज हम लोगों ने उन्हीं हिंदू भाइयों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि सभा नहीं है, ये एक समाज को संदेश देना चाहते हैं हम लोग कि हिंदू जागो। और जब तक तुम अपने अधिकारों के लिए नहीं उठोगे, नहीं जागोगे, अपने धर्म की रक्षा के लिए नहीं जागोगे,
तब तक कुछ भी नहीं होगा। और अपना करियर, अपनी चीज़ें पे अगर फोकस रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम ही नहीं रहोगे, और जब तुम ही नहीं रहोगे तो कैसा धन, कैसा करियर, कैसा नाम, क्या चीज़। बांग्लादेश में विगत कई माह से जब से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ और वहाँ कट्टरपंथी तत्वों ने यूनुस के नेतृत्व में वहाँ सरकार बनाई, तो जब चाहे तख्ता पलट हुआ हो तब भी बड़ी पैमाने पर हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे। बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी गई, लोगों के प्रतिष्ठान लूटे गए, लोगों की जान ली गई, और ये सिलसिला थम नहीं रहा है। कुछ दिन पहले ही आप सबने देखा होगा दीपू चंद दास का, फिर अमृत मंडल का, और अभी खोकन दास जी को जिस तरीके से जिंदा जलाया गया है, पूरा देश का हिंदू समाज इससे बहुत आहत है, क्योंकि वो बांग्लादेश जिसको आज़ाद कराने में हमारे देश के लगभग 3,500 सैनिकों ने अपना बलिदान दिया था, 10,000 हमारे सैनिक लगभग घायल हुए थे, 75 हमारे विमान ध्वस्त हुए थे, यानी हिंदुओं की कीमत पर बांग्लादेश बना है। आज वो एहसान फरामोश कौम ये भूलकर हिंदुओं पर ही अत्याचार कर रही है, ये और दुखद बात है। उनको एहसास करना चाहिए कि हिंदुओं की खून की कीमत पर ही बांग्लादेश बना है, इसलिए उनको हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार कर रहे हैं वो बंद करना चाहिए। मैं भारत सरकार से भी मांग करूंगा कि अब बर्दाश्त की सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। यूनुस सरकार को सख्त लहजे में बताना चाहिए कि हिंदुओं पर अत्याचार वहाँ बंद हो, और विश्व समुदाय को भी इस विषय पर सख्ती से वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं की रक्षा के लिए बात करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। खबर कानपुर नगर से है, जहां कानपुर रेलवे स्टेशन पर अपराध व अपराधियों के विरुद्ध लगातार चलाए जा रहे अभियान के तहत कानपुर सेंट्रल स्टेशन की जीआरपी पुलिस को मिली है सफलता। चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आपको बता दें कि शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित आदिल के पास से पुलिस ने करीब 10,000 रुपए की शराब बरामद की है। आरोपी को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया गया है, और साथ ही आरोपी को पकड़ने में जीआरपी थाना प्रभारी जीआरपी ओम नारायण सिंह और साथ ही उप निरीक्षक विनोद कुमार यादव, उप निरीक्षक मनोज कुमार की अहम भूमिका रही है। खबर हरदोई से है, जहां प्रख्यात शिक्षाविद एवं लोकतंत्र सेनानी स्वर्गीय शिवराज सिंह की 7वीं पुण्यतिथि पर डॉक्टर आलोक सिंह और साथ ही नीलू की पुण्य स्मृति में आयोजित जन सेवा का महाआयोजन इस वर्ष भी ऐतिहासिक व भव्य रूप से संपन्न हुआ। मल्लावा विधायक आशीष सिंह आशु के संयोजन में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क सब्जी बीज वितरण और साथ ही दिव्यांगों को निःशुल्क ट्राईसाइकिल तथा जरूरतमंदों को 3,000 कंबल वितरण किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंत्री, विश्व हिंदू परिषद एवं वरिष्ठ प्रचारक दिनेश, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अवध प्रांत के प्रांत प्रचारक कैशल और साथ ही तथा आपको बता दें कि वहां पर मौजूद कौशल तथा दिव्य आलोक सेवा फाउंडेशन की संरक्षक विमला देवी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। और साथ ही
जनसेवा के कार्यों को मिली नई दिशा। इस अवसर पर वक्ताओं ने स्वर्गीय शिवराज सिंह एवं डॉक्टर आलोक नीलू के सामाजिक, शैक्षिक व लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित योगदान को समर्पण करते हुए कहा कि उनकी पुण्य स्मृति में आयोजित ये कार्यक्रम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति पर सेवा पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री संजय राय, मिश्रिक लोकसभा के सांसद अशोक रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमवती वर्मा और साथ ही जिलाध्यक्ष अजीत सिंह, बब्बन सिंह, अनेक लोग वहां पर उपस्थित रहे। आज के कार्यक्रम में क्या है, हर वर्ष इस बात होता है कि आलोक भैया की पुण्य स्मृति में जो माननीय विधायक जी हमारे हैं, यहाँ के हमारे लोकप्रिय विधायक हैं, वो हर वर्ष जनता और किसान के लिए एक ऐसा यहाँ पे सहयोग रखते हैं कि जनता के लिए बीज वितरण हो गया, नेत्र चिकित्सालय और विभिन्न प्रकार के वेदांता हो गया और अपोलो हो गया, हर जगह के डॉक्टर्स यहाँ पे आते हैं। जो गरीब व्यक्ति अब मान लो ऐसे नहीं दिखा सकता है तो इस कार्यक्रम में आकर के वो अपने बीमारी को दिखा सकता है। तो इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय विधायक जी का, और उन्होंने एक परिवार के रूप में ऐसा सीख समाज को दिया है कि जो हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन के आया है। एक भाई से स्नेह कैसा होना चाहिए माननीय विधायक जी से मैंने सीखा है, और ये मैं सभी लोगों से आग्रह भी करना चाहता हूँ कि एक ऐसा हमको अगर विधायक मिला है जो अपने परिवार के प्रति और जनता के प्रति इतना स्नेह रखने वाला अगर मिला है, तो हम सबसे अपील करना चाहते हैं और जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि ऐसे विधायक को हमें जीवन में नहीं खोना है। जब समय आएगा हम उनको लेके आएंगे जो अपने परिवार के प्रति और यहाँ की जनता समाज के प्रति इतना स्नेह रखने वाला विधायक हो। तो मैं ऐसे विधायक को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और मैं उनकी स्मृति में सत नमन करता हूँ कि धन्य है आप नीलू भैया कि आपने अपने जीवन काल में जो किया तो किया, लेकिन आप हम सबके बीच में नहीं हैं। उसके बावजूद भी ऐसा कार्य हो रहा है आपके द्वारा कि पूरे देश और विदेश में आपके परिवार और आपके भाई का नाम हो रहा है। मैं ऐसे पुण्यात्मा को सत नमन करता हूँ, उसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ और भी डॉक्टर हैं और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कैंसर इंस्टीट्यूट के मौजूद डॉक्टर विशेषज्ञ हैं। मैं इनसे जानकारी चाहता हूं, आपने किन किन मरीजों को देखा और किस प्रकार के यहाँ पे मरीज मिले और क्या क्या उनको सुविधाएं दी आपने? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय शुक्ला है। मैं एक कर्क रोग विशेषज्ञ हूँ, कैंसर स्पेशलिस्ट। यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में मरीज आए हैं विभिन्न प्रकार की परेशानियों को लेकर के। मैंने यहाँ पे निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में कैंसर संबंधित जानकारी और किसी भी प्रकार से अगर मरीज की सहायता हो सकती है तो उसके लिए उनको इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस दिया है। हमारा अस्पताल लखनऊ में स्थित है, अपोलो हॉस्पिटल्स लखनऊ, और यहाँ पर हम आयुष्मान सिंह और सीएम राहत कोष के द्वारा जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड पेशेंट्स हैं उनको भी हेल्प करते हैं अपार्ट फ्रॉम रेगुलर सर्विसेज के साथ साथ। और हमारा उद्देश्य यही कि हर व्यक्ति तक हम पहुंच सकें, समाज में अपनी सेवाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचा सकें। इस उद्देश्य के साथ हम लोग शुरू अपोलो हॉस्पिटल के हमारे साथ डॉक्टर विशाल जी मौजूद हैं जो कि न्यूरोलॉजिस्ट हैं। यहाँ पे आपने किन किन मरीजों को देखा और कैसे मरीज देखे और क्या क्या दिशा निर्देश दिया आपने उनको? यहाँ पे हमने देखा कि जो सारे मरीज जो हैं जनरल उनको पता नहीं है कि कौन सी बीमारी है, किसको दिखाना है, क्योंकि कई पेशेंट ऐसे हैं जो पेट दर्द है तो हमको दिखा रहे हैं। बट उनको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम लोग बैठे हैं कि न्यूरोलॉजी में क्या क्या होता है। जैसे हमारे यूथ में स्ट्रोक जो होता है पाली चाट है, तो ठंड बढ़ने में ज़्यादा लोगों को आता है, क्योंकि ठंड बढ़ता है तो बीपी बढ़ता है। तो हम लोगों को जो बुढ़ापे जो बुढ़े लोग हैं या फिर जो उनके एज ज़्यादा है उनको हमको बताना है कि आप अपना बीपी कंट्रोल रखिए। ठंड में आपका बीपी बढ़ेगा तो आपको फाली चाट लगाने के चांस रहता है। तो हम लोग वही एजुकेट कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि स्ट्रोक बहुत बड़ी आजकल समस्या हो गई है। लोगों को नहीं पता है क्योंकि स्ट्रोक जो होता है वो ऐसा चीज़ है जो अगर 4 घंटे में आपको इंजेक्शन लग जाता है तो आप बच जाएंगे, लेकिन अब 4 घंटे के बाद ब्लड जो होता है फिर वो खत्म हो जाता है। तो हम लोग ने जो अलग फालिज मारा है तो ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, महीने 2 महीने साल लग जाते हैं। लेकिन वो जो 4 घंटे की विंडो होती है हम लोग बोलते हैं रिपोर्ट फास्ट स्ट्रोक प्रोटोकॉल। 4 घंटे में इंजेक्शन लगता है तो आप ठीक हो सकते हैं 90%। तो हम लोग वही अवेयरनेस बढ़ाने आए हैं कि स्ट्रोक को देख के और माइग्रेन हो गया, कई सारी चीज़ें हो गई, तो हम लोग ऐसे पेशेंट देखते हैं। कई सारे पेशेंट देखे हमने यहाँ पे जो स्ट्रोक के पेशेंट कई सारे भी आए थे, पता ही नहीं था वो स्ट्रोक है, तो
बताया गया कि आपको स्ट्रोक हो सकता है, कैसे बचना है, कैसे इसको संभालना है, तो वैसे पेशेंटों का दिव्य आलोक फाउंडेशन की तरफ से मलनावा में, हरदोई जनपद के मलनावा में माननीय विधायक आशीष सिंह आसू द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है। इसमें कई हॉस्पिटल की टीमें आई हुई हैं और कई डॉक्टरों की टीमें आई हैं। और आप अपोलो हॉस्पिटल की तरफ से हैं और किन किन मरीजों को देखा और क्या क्या यहाँ पे और जो सुविधाएँ आपने दी उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। जी, हम लोग अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ से आए हैं एंड हम लोग के यहाँ मल्टीपल स्पेशलिटीज़ हैं। हमारे यहाँ फिजिशियंस है, नेफ्रोलॉजिस्ट, डेंटल ओपीडी है, न्यूरोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, इवन मेरा गैस्ट्रो सर्जरी का हम लोग डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट लेके आए हैं। यहाँ पर जो जिन मरीज़ों को हमने देखा वो विभिन्न बीमारियों से और विभिन्न कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, जिनको हम लोगों ने एडवाइस दिया, उनको दवाइयाँ एडवाइस की और कुछ जांचें भी एडवाइस की। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है यहाँ के माननीय विधायक जी की तरफ से, जो कि यहाँ के लोगों को किसी न किसी तरह से लाभ पहुँचा रहा है। और हम लोग का भी यही उद्देश्य है कि हम लोग किसी तरह, हम लोग अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ में हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी जो सर्विसेज हैं, जो अपनी कंसल्टेशन जब हम लोग यहाँ के लोगों को प्रोवाइड कर सकें और उनकी किसी भी प्रकार से सहायता कर सकें, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से पैसा भी आता है जो गरीब लोगों को मदद कर सकते हैं, उनकी सर्जरीज कर सकते हैं, उनकी दवाइयाँ हम लोग कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे यहाँ रेडियोथेरेपी होती है, हमारे यहाँ कीमोथेरेपी होती है, हर चीज़ की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। और हम लोग ये जानकारी भी लोगों को दे रहे हैं कि अपोलो हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से बहुत सहायता मिल जाती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों को हम लोग उसका फ़ायदा पहुँचाते हैं। अपोलो हॉस्पिटल के हमारे साथ फिजिशियंस हैं डॉक्टर आलम जी। आप बताएं किन किन मरीजों को यहाँ पे देखा और उन्हें क्या क्या आपने जो दिशा निर्देश दिए कि कैसे पालन करना है, कैसे मेडिसिन लेना है और कैसे ट्रीटमेंट आगे चलाना है। मैं डॉक्टर MS अपोलो मेडिसिन प्रिवेंटिव हेल्थ के डिपार्टमेंट में हम लोग अक्सर हेल्थ कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं और इसमें बीपी शुगर के पेशेंट की स्क्रीनिंग होती है। तो हम लोगों ने हर कैंप में जो है इसी चीज़ को पाया है कि बीपी शुगर लोगों को होती है, लेकिन उसके लिए उनकी इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा होती है, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट का बीपी शुगर अगर ये निकल के आता है तो उस चीज़ को मानने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं। प्लस उसके बाद जब किसी डॉक्टर को जाके दिखाते हैं तो ये दवा वगैरह भी खाते हैं, तो भी जो है वो खाली एक बार दिखा के उसके फॉलोअप में नहीं जाता है। तो समाज के लिए हमारा बस यही काम है कि अगर बीपी शुगर एक समस्या है उसको रेगुलरली चेक कराएं और डॉक्टर के पास जैसे एक बार दिखाने के बाद फॉलोअप में जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुगर बीपी का कंट्रोल एक बार में नहीं होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे किया जाता है। तो अगर लोग डॉक्टर से फॉलोअप में अगर जुड़े रहेंगे, स्वास्थ्य संबंधी सलाहें जो है उनको, जैसे कि उनका खान पीन और जो है एक्सरसाइज, वॉक वगैरह जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको मेंटेन करेंगे, उनकी बीमारी में भी फ़ायदा होगा और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में काफ़ी आसानी होगी। साथ अपोलो हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो कि डेंटल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपने किन किन मरीजों को देखा और कैसे मरीज यहाँ दिखाई दिया, उन्हें क्या क्या आपने सुविधाएं दी, लाभ देने के तरीके बताए उनको? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ अपोलो मेडिकल डेंटल डिपार्टमेंट। यहाँ पे कई तरह के पेशेंट्स आए जो डेंटल की प्रॉब्लम के साथ, कई लोगों के दांत नहीं है जो खाना नहीं खा पाते हैं, उनकी ज़िंदगी में कैसे सुधार आ पाए, किस तरह से वो मॉर्निंग खाना खा पाएँ और उनके शरीर को लाभ मिले, ये बहुत ज़रूरी है। कई पेशेंट्स को दांतों में कीड़ों की तकलीफ है, सरसराहट की तकलीफ है, कई पेशेंट्स अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से इलाज नहीं करा पाते हैं। हमारे पास PM राहत कोष का फैसिलिटी है अपोलो मेडिसिन और उसके थ्रू पेशेंट्स अपना इलाज करवा सकते हैं, चाहे बच्चों के टेढ़े मेढ़े दांत हों या बड़ों के भी दांतों के रिलेटेड डेंचर की या किसी तरह की इम्प्लांट ज़रूरत हो, इन ट्रीटमेंट हो सकते हैं। और हमारी यही कोशिश रहती है कि हम सारे पेशेंट्स को ठीक से इलाज कर पाएँ और उनको अच्छी सुविधा दे पाएँ।
अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं जो कि किडनी रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपने किन किन मरीजों को यहाँ पे किडनी रोग के मरीज आए या देखा या क्या और कुछ लगा? मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार है। मैं अपोलो मेडिकल लखनऊ की तरफ आया हूँ। यहाँ पर जो कैंप चल रहा है उसमें मैंने विभिन्न तरह के मरीजों को देखा, जिसमें मुख्यतः जो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के कई मरीज को मैंने देखा और दवा उन्होंने प्रिस्क्राइब किया। साथ साथ ऐसे मरीज देखे जिनके शुगर 400 और 300 के करीब में है। जो हमारे रेगुलर चेकअप में है उनमें कई मरीजों की शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो उनसे इस स्वास्थ्य संबंधी विषय पर डिस्कशन हुआ। उनको बताया कि ब्लड प्रेशर की दवा लेने, खासतौर से जाड़े के समय में लेना बहुत ज़रूरी है। मैं आज आपके माध्यम से ये इस कार्यक्रम में ये बताना चाहता हूँ सब कोई को कि कैसे अपने किडनी को आप सुरक्षित रखें और किडनी रोग विशेषज्ञ से किडनी रोग की समस्या से अपने आप को बचा सकें। इसके लिए अगर आपको शुगर है तो उसे बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल में करके रखें। दूसरा, अगर ब्लड प्रेशर, बीपी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है उसे कंट्रोल में रखें। नमक की मात्रा खाने में कम रखें। अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। फिजिकली एक्टिव रखें मतलब कि ज़्यादा रेस्ट नहीं करें, वॉकिंग करें, कम से कम आधा घंटा प्रत्येक दिन कम से कम चलें। इसके बाद जो मुख्य आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम है कि कुछ भी दर्द हुआ, शरीर में दर्द हुआ, हम लोग दवा की दुकान में जाते हैं और ऐसी दवाएं ले लेते हैं जैसे पेन किलर्स वगैरह हो, जो अक्सर किडनी को डैमेज करती है। तो इस तरह की दवाइयों का उपयोग अनलेस कि कोई डॉक्टर अच्छे से नहीं बताए और कितने सीमित मात्रा तक ही करें, ज़्यादा कोशिश करें कि दवाओं को उपयोग कम करें। ओवर द काउंटर ड्रग जो हम लोग बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है अपने शरीर को BMI जो बोलते हैं हम लोग, वजन को एक संतुलित जो प्रिस्क्राइब वेट है उसके अंडर रखें। बता दें, शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचे दो गुट आपस में भिड़े, जमकर चले लात घूसे। आपको बता दें, थाना वृंदावन में गुरुवार की साय विवाद के बाद शिकायत करने पहुंचे दो पक्षों के बीच हड़कंप मच गया और झपट हो गई है। दोनों पक्षों में थाने में ही जमकर मारपीट होने लगी। हालात बिगड़ते देख काबू करने के लिए पुलिस को हल्के फुल्के बल का प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने के मर्यादा का उल्लंघन करने के आरोप में दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में ले लिया है। कुछ देर के लिए थाने में अफरा तफरी मच गई। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक महिला विगत 3 साल से अपने पति को छोड़कर अन्य एक व्यक्ति के साथ रह रही थी, जिसकी शिकायत करने के लिए उसका पति अपने परिजनों के साथ वृंदावन कोतवाली आया था और वहां पर इसी बीच महिला व उसका आशिक भी कोतवाली पहुंच गए। फिर क्या था, पत्नी की बेवफाई से प्रताड़ना पति का उसके परिजनों ने थाने में आकर उसके आशिक पर हाथ सेकना शुरू कर दिया, जिससे थाने में अफरा तफरी मच गई। शोर शराबे को देख थाने में लोग पुलिसकर्मी बीच बचाव कराने लगे, लेकिन जब झगड़ा कर रहे लोग पुलिस के सामने समझाने के बाद भी शांत नहीं हुए तो पुलिस ने हल्के फुल्के बल प्रयोग का इस्तेमाल किया। फिलहाल पुलिस ने झगड़ा करने वाले दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबर महोबा से है, जहां महोबा में गौवंशों की दयनीय स्थिति को लेकर गौरक्षा बुंदेलखंड समिति ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और साथ ही ग्योंडी गौशाला का एक विचलित करने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुत्तों को मृत गायों को नोचते देखा गया है। समिति ने दोषी अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। महोबा जनपद की सरकारी गौशालाओं में गौवंशों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक बनी हुई है। शासन द्वारा गौवंश के संरक्षण के लिए विशेष बजट और निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण गौशालाएं बेजुबानों के लिए कब्रिस्तान बनती जा रही हैं। हाल ही में ग्राम ग्योड़ी की गौशाला का एक भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में मृत गौवंशों को आवारा कुत्तों द्वारा नोचते हुए देखा गया है, जिसने पूरी मानवता और प्रशासन को शर्मसार कर दिया है। गौरक्षा बुंदेलखंड समिति का आरोप है कि इस घटना के एक सप्ताह बाद भी जिला प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ज्ञापन देने पहुंचे सिद्धांत त्रिपाठी और साथ ही सानू तिवारी, अनमोल द्विवेदी और अभय गुप्ता ने
कहा कि हिंदू समाज में गायों को माता माना जाता है और ऐसी घटनाओं से लोगों में भारी आक्रोश है। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि अधिकारियों की अनदेखी से गौशालाओं में चारे और पानी का अभाव है, जिसके कारण आए दिन गौवंश दम तोड़ रहे हैं। समिति ने मांग की है कि गियोडी गौशाला कांड के दोषियों पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर उन्हें बर्खास्त किया जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं महंत सीमांशु दास। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो आप सब लोग देख रहे हैं कि हम यहाँ पर एक ऐसा विषय है जिसे पर हम जांच चाहते हैं, जांच नहीं सीधे कार्रवाई चाहते हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ग्योड़ी में जो गौशाला है वहां पर आए दिन जानवर जो मर रहे हैं उनको जानवरों कुत्तों के द्वारा खाया जा रहा है और वहां पर कर्मचारी होने के बावजूद भी उनके कंकालों को न जमीन में दफनाया जा रहा है, न उचित उनकी कार्रवाई की जा रही है। कई बार इस विषय को लेकर प्रशासन में और डीएम साहिबा को भी ज्ञापन दिया जा चुका है, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न जांच हुई है। लगातार हम देखते आ रहे हैं कि हम सनातन संस्कृति को के अनुयायी हैं सब लोग, और हमारी संस्कृति में कहा गया है कि गाय विश्वस्य मात्रा, मतलब गाय विश्व की माँ है। हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि देवताओं की माँ भी गाय है और तीर्थों का तीर्थ भी गाय की सेवा में प्राप्त होता है। पर ऐसी स्थिति में हम आ चुके हैं कि हमारे सरकार के द्वारा वर्तमान में प्रत्येक गांव में जो गौशालाएं हैं उनके लिए धन का आवंटन हो रहा है। उस धन का उपयोग कैसा हो रहा है, इस पर न प्रशासन कभी जांच बैठाल रहा है, न प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। वहां पर ग्राम ग्योड़ी में लगातार ग्राम प्रधान और वहां के सचिव के द्वारा उन गायों के लिए जो अनुदान जा रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है और लगातार उस पर कोई न जांच होने के कारण उनके हौसले और बढ़ते जा रहे हैं। जैसा देखा जा सकता है कि गायों के कंकाल वहां पे वीडियो में, वहां कर्मचारी भी हैं, फिर भी गायों के मांस नोच नोच के कुत्ते खा रहे हैं। गायों के कई मरी गाय पड़ी हुई हैं जिनकी आंखें जानवरों के द्वारा खा ली गई हैं और वहां पर कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं कि कर्मचारी दिख रहे हैं और वहां पर कुत्ते खा रहे हैं। फिर भी उसके द्वारा अभी तक कई बार ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब हम चाहते हैं कि सीधे कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो अगला आंदोलन जो होगा इससे बड़ा होगा और इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की ही होगी। खबर गाजीपुर से है, जहां पर बंद मकान से लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। ताला तोड़कर चोरों ने की है चोरी और साथ ही सदर कोतवाली क्षेत्र के महाराजगंज गांव की घटना बताई जा रही। केस दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुटी है। दर्शन करने अयोध्या गया था पीड़ित परिवार। खबर गाजीपुर से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के महाराजगंज गाँव में बंद मकान से लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार दर्शन करने अयोध्या गया हुआ था, तभी चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। प्रताड़ित परिवार नए साल पर अयोध्या दर्शन के लिए गया था और घर पर ताला लगा हुआ था। चोरों ने ताला तोड़कर लाखों के जेवर, नकदी और अन्य कीमती सामान चुरा लिया है। पड़ोसियों ने फोन कर पीड़ित परिवार को चोरी की सूचना दी है। आनन फानन में जब आज पीड़ित परिवार घर वापस पहुंचा तो देखा कि चोरों ने घर से लाखों रुपए के जेवर, नकदी और कैमरा चुरा लिया है। चोरी हुए सामानों की एक सूची के साथ पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है और पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। क्या घटना हुई? घटना क्या हुई? घटना ये हुई कि हम लोग 31 तारीख को गए थे अयोध्या घूमने, और जो है कि हम लोग रात में निकले 9:45 बजे। फिर सुबह में पता चला है, आज 1 तारीख है, सुबह में पता चला है 6 बजे खबर आया। हम लोग ट्रेन में थे और मनोज ने बताया कि भाभी आपका जो है कि ताला तोड़कर चोरी हो गया है। और हम लोग आए 9 बजे आए, 9:15 बजे ट्रेन में थे, गाजीपुर उतरे, 9 बजे आए, देखे तो सारा ताला टूटा हुआ था। और गोदरेज की अलमारी है, लकड़ी का अलमारी है, बेड है, जितने सब मेरे पास ज्वेलरी था सब कुछ है। जो नगद है पैसा 1 लाख 1.5 लाख ले था वो भी सब लेकर चले गए हैं। मेरे पास जितना ज्वेलरी था सब कुछ वो भी है। और जो है कि रमेश से तांदन का सब कुछ तोड़ कर सारा सामान निकाल कर लेकर चले गए हैं। सारा सामान वैसे बिखरा हुआ पड़ा है। कितने का लगभग आप लोगों को चोरी हुआ? चोरी मेरा 20 लाख का हुआ है ज्वेलरी का।
ज्वेलरी और कैश दोनों? कैश भी है, कैश 1.5 लाख है। गाजीपुर जिला पंचायत परिषद की सामान्य बैठक जिला पंचायत सभागार संपन्न हुई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 के पुनरीक्षित बजट और 2026 से 2027 के मूल बजट को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही गाजीपुर शहर की स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को भी अनुमति दे दी गई है। अपर मुख्य अधिकारी की अनुमति से कार्रवाई शुरू हुई है। उपस्थित सदस्यों ने वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 के लिए आपको बता दें कि 11,78,34,654 रुपए की आय और साथ ही 1,15,24,442 रुपए के व्यय पुराने और साथ ही पुनरीक्षित बजट को मंजूरी भी दे दी है। और साथ ही सदस्यों द्वारा उठाई गई समस्याओं का संबंधित विभाग के अधिकारियों ने समाधान प्रस्तुत किया है। इस दौरान जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह के प्रस्ताव पर गाजीपुर शहर को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह के अलावा जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह, सदर विधायक और साथ ही जय किशन साहू, जंगीपुर विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव मौजूद रहे। अंत में अध्यक्ष ने सभी उपस्थित विधायकों और साथ ही सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए बैठक समाप्त करने की घोषणा की। सदस्यों को लेकर किस बहुत सारे बातों पर विरोध था, इसको लेकर क्या बताएंगे? देखिए, सदस्य अपनी बात रख रहे थे, अध्यक्ष और अपर मुख्य अधिकारी। अध्यक्ष ने उन लोगों की सारी बातों को मानने का काम किया है और आज जो है जितने बजट के प्रस्ताव वो सब सदस्यों ने पास किया। ये भी देखा गया है कि माननीय जिला पंचायत सभा से विधायक तो सदस्यों का ये आरोप था कि जो विधायक है वो जिला पंचायत अध्यक्ष का बचाव कर रहे हैं। देखिए, बजट में किसी पार्टी का मामला नहीं है, बजट सबके लिए है। जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो जीतने के बाद सबका हो जाता है, विधायक जीतने के बाद सबका हो जाता है। इसलिए इस पे कोई पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है। ये जनपद के विकास का सबसे बड़ा ये प्लेटफॉर्म है जहां पर सभी सदस्य और सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने इस बजट को पास किया है। किन मुद्दों पर क्या मुख्य रहा? और मुख्य जो बजट पिछला वाला 25-26 का, फिर 26-27 का, फिर उसके बाद पुनरीक्षण का था, ये सारे बजट जो है जिला पंचायत के पटल पर रखा गया और सदस्यों ने सबकी सहमति और रोष के बावजूद जो है ये पास हुआ। विधायक जी, एक अलग सवाल है। खबर बहराइच से है, जहां पर आपको बता दें कि पार्ले चीनी मिल में कार्यरत सुपरवाइजर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और साथ ही पार्ले चीनी मिल में कार्यरत सुपरवाइजर का केमिकल नाले में मिला शव। आपको बता दें कि ड्यूटी के बाद घर ना पहुंचने पर मृतक के परिजनों ने शुरू की तलाश। दूसरे दिन पार्ले चीनी मिल के नाले में सुपरवाइजर का संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद शव हुआ है। बहराइच के मोहल्ला सफीपुर निवासी का बताया जा रहा सुरेंद्र और साथ ही जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर शुरू की आगे की कार्रवाई। बहराइच के थाना फखरपुर क्षेत्र के पार्ले चीनी मिल की है पूरी घटना। मिल परिसर में जो आज घटना हुई उसके संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, कल रात में ड्यूटी थी, एक सुरेंद्र विक्रम सिंह कर्मचारी थे इनके, जो कल 2 बजे दिन से 10 बजे रात तक ड्यूटी थी। उसके बाद 4 घंटा ओवर टाइम था। रात में
वो गायब थे। इन लोगों का ध्यान नहीं दिया गया, फ़ोन किया गया लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठा। सुबह उनके परिजन घर नहीं पहुँचे तो परिजन ढूंढते हुए फैक्ट्री में आए थे। फिर फैक्ट्री के लोगों ने, यहाँ के कर्मचारियों ने, सिक्योरिटी वालों ने ढूंढा तो वहाँ उनकी डेड बॉडी नाला मिली। फैक्ट्री के सिक्योरिटी अफसर ने थाने पर फकरपुर सूचना दिया है। उस सूचना के आधार पर थाने की पुलिस कैसरगंज की हम लोग आए हैं और उनके शव को प्रारंभिक स्थिति में कब्जा पुलिस लेकर परीक्षण किया गया है। जाहिरा कोई चोट दिख नहीं रही है। फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अन्य सारे तथ्यों पर CCTV। शुगर फैक्ट्री में एक कर्मचारी का शव मिला है, वो कौन है आपके और क्या बताना चाहेंगे? वो हमारा छोटा भाई है। वो उसका नाम सुरेंद्र विक्रम सिंह उर्फ बिक्की है। वो विगत कई वर्षों से पाले चीनी मिल में एक क्लर्क केयर पोस्ट पे काम कर रहा था। मैं उनका बड़ा भाई हूँ। संतोष कुमार सिंह मेरा नाम है। हमारा मकान बहराइच में मोहल्ला सुखीपुरा में पंचवटी होटल के पीछे पड़ता है। आज सुबह जब वो रात में उनकी ड्यूटी 11 बजे ख़त्म हुई, जब वो नहीं पहुँचे तो सुबह के टाइम इंतज़ार करने के बाद ये हुआ कि हो सकता है ठंड के नाते रुके हो। जब सुबह घर के लोग यहाँ पे आए तो पता करने पे उनकी मोटरसाइकिल दिखाई दी और उनका हेलमेट दिखाई दिया। पता चला कि हेलमेट और मोटरसाइकिल दोनों हैं अपनी स्थिति में जहाँ भी रखे थे। बाकी उनका आता पता कोई बताने से, कोई भी कर्मचारी उनकी ये बताने से इनकार कर गया कि मिल कर्मचारी की हम उनके बारे में कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा कि मुझको कोई जानकारी नहीं है। काफ़ी ढूंढने के आसपास लोगों ने फिर लोगों में मदद किया। उसके बाद उसकी जो ड्यूटी 11 बजे तक थी, उसने दूसरे को, जब उनके बाद की ड्यूटी जिसकी थी, उसको हैंड ओवर करके फिर उसको निकलना था। बाहर गेट पे निकलते समय जो भी इनकी बायोमेट्रिक है, जो भी होता है, इन्होंने बायोमेट्रिक गेट पे नहीं किया। उसके बाद ये मिल ही के अंदर रह गए। उसके बाद इनको सुबह जब ढूंढने आए तो नहीं मिलने के बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद परिवार वालों को ये पता चला कि जो है किसी ने बताया कि वो रात में यहाँ पे 12 बजे तक उनका मोबाइल भी ऑन था, बात हुई है किसी की। शव कहाँ पर मिला है उनका? सब उनका मिला है जहाँ पे उनकी ड्यूटी थी, उससे 50 मीटर पीछे एक नाला बहता है जो इनका केमिकल या किसी तरह का कोई सीरा उसमें जाता है, जिसका तापमान बताते हैं 37 डिग्री तापमान है और गहराई उसकी 6 से 8 फुट तक गहराई है। उसमें इनका बता रहे हैं कि बॉडी इनकी जो है गिरी हुई मिली। संदेह के आधार पर तब बाद में पुलिस आती है। 12 बजे के करीब में यहाँ पे हलचल मचती है। पुलिस प्रशासन बाकी मिल कर्मचारी मिल के वहाँ पे ढूंढने के लिए उस तरफ ले जाते हैं। वहाँ पे फिर इनकी बॉडी उफराई हुई बताते हैं कि सिर दिखा है। जैसा कि हम लोग को बाद में बताया गया कि सिर दिख रहा था तो बॉडी निकाली गई। बॉडी निकालने के क्या लगता है आपको? इसमें पूरी तरह से लग रहा है कि इनकी मौत संदिग्ध अवस्था में मिली है। हर एंगल से इनकी मोड़ को संदेह के घेरे में ही लिया जाएगा, क्योंकि ये किसी प्रकार का कोई सेवन नहीं करते थे। अगर इस तरह का कोई सेवन कभी कभार ये करते भी थे तो ये घर पहुंचने के बाद ही अपना करते थे। कहीं बाहर कभी इतने दिन की ड्यूटी में कभी इन्होंने रास्ते में बाइक से, क्योंकि आना जाना इनका होता था, कभी इन्होंने मतलब इस तरह का सेवन रास्ते में नहीं किया। इस चीज़ को मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूँ। मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।